दरअसल में जो पुराने मैकेनिज्म थे जहां पर मजदूर की सुनवाई हो भी जाती थी, हमारा कहना साफ है कि नए कानूनों में सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो इससे और ज्यादा अनार्किज्म फैलेगा और अराजकता फैलेगी। विवादों का जो मजदूर और मालिक के बीच में विवाद होंगे वो कौन अधिकारी हल करेगा? 300 से कम जितने भी मजदूरों के कारखाने हैं वो मालिकान कभी भी कारखाना बंद कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उनको ऐसे ठेकेदार जिनके पास 45 मजदूर है, 40 मजदूर है, 20 मजदूर है, 30 मजदूर है, उनके ऊपर कोई जांच नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। सरकार बजाय रेगुलेट करने के चीजों को अनार्किज्म की तरफ धकेल रही है, अराजकता की तरफ धकेल रही है सरकार जी। जब एक कॉन्ट्रैक्टर अभी के कानून में 50 लोग रखने तक जो है 49 लोग रखने तक लाइसेंस ही नहीं उसको जरूरत है, तो वो ऑन रिकॉर्ड 10 दिखा रहा है, 15 दिखा रहा है या 49 दिखा रहा है, इस चीज को जांचेगा कौन? अब जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कानूनों से जुड़े और उनके प्रावधानों से जुड़े कई तरह की टेक्निकल बातें और कई तरह की अंदरूनी जो गूढ़ बातें हैं वो यहाँ सामने रखी और बहुत स्पष्ट रूप से रखी, तो इसमें अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछले साल 21 नवंबर को सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 4 नए लेबर कोड हैं उनको देश भर में लागू कर दिया। ये 4 नए लेबर जो कोड हैं ये किस तरह से अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के और अलग अलग मजदूरों पे क्या इनके प्रावधान असर डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो इतने 100 सालों में, 85 सालों में जो इतने तरह के मजदूरों के हक लिए गए थे इतने संघर्षों के बाद, उनको फिर से छीनने का या बहुत कम करने का काम करेंगे। सरकार ने खुद से प्रोपोगंडा किया जी कि नया लेबर कोड आएगा जी, एक तो वेज हाइक इतना हो जाएगा जी। अब वो मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स थी या क्या था, मगर सोशल मीडिया में जी जो ट्रेड यूनियंस की तरफ से प्रचार हो रहा था उसको काउंटर करने के लिए सरकार प्रचार कर रही थी कि लेबर कोड आना। सरकार भी और जो न्यूज़ चैनल्स थे वो भी प्रचारित कर रहे थे कि सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, है ना, वेज हाइक होगा, हाँ, सामाजिक सुरक्षा मिलेंगी, इस तरह का सरकार की तरफ से सबको समान वेतन मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को सबको ग्रेचुटी मिलेगी, रिटायरमेंट पे 1 साल पे ग्रेचुटी बनेगी, कुछ नए जो प्रावधान उसके अंदर क्रिएट किए गए हैं उसका सरकार बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया। उसने भी मजदूरों के मन में एक मतलब ये जगाया कि ये सुविधा हमें 1 अप्रैल से मिल जाएंगी जी। तो ये भी एक कारण रहा कि मजदूर जो है, जब मजदूरों को लगा कि सरकार घोषणा तो कर दी और इतना सोशल मीडिया में और मीडिया में इतना प्रचारित हो गया कि लेबर कोड आने से जो है ना ये लाभ मिल जाएगा, और वो हुआ नहीं ज़मीन के ऊपर जी, तो फिर उससे भी मजदूरों में जो है ना निराशा पैदा होती है जी जी। तो ये रही बात लेबर कोड की, तो जो ट्रेड यूनियंस का मानना ये है कि जो श्रम कानून, एग्जिस्टिंग श्रम कानून थे उनको अपडेट करने की ज़रूरत थी। अपडेट इन द सेंस कि मान लीजिए कोई कानून 1948 में बना है, कोई 1970 में बना है, कोई 72 में बना है, कोई 56 में बना है जी। तो जब उसके अंदर कुछ भी अगर कमी आ रही है जी, तो उसको समय के अनुसार आपको समय समय पर अपडेट करना होगा ना जी। जैसे मान लीजिए उस समय पर राशि लिख दी 500 रुपये, तो 1948 में 500 रुपये की तो कोई मतलब कीमत होगी, आज भी 500 ही लिखा हुआ है कानून के अंदर, तो उसको अपडेट होना चाहिए। जैसे पुराने कानून में क्या था कि बोनस एक्ट के अंदर ये है कि 21,000 सैलरी जिसकी होगी उसको बोनस दिया जाएगा जी, और न्यूनतम बोनस 7,500 दिया जाएगा जी। अब कई मजदूर ऐसे हैं या एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है 21,000 से पार हो गई है जी। अब दिल्ली के अंदर तो जो स्किल्ड वर्कर है उसकी सैलरी ऑलरेडी ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट अनाउंस वेजेस है, तो इसका मतलब है वो बोनस का हकदार नहीं है। ऐसे ही PF कानून पुराना पड़ गया था, 15,000 PF कानून में एक प्रावधान क्या है कि आपकी सैलरी 15,000 या उससे कम होगी तो आपको प्रोविडेंट फंड की EPF की सुविधा मिलेगी जी। सैलरी मिनिमम वेजेस ही दिल्ली के अंदर अनस्किल्ड की 18,456 है जी, या और भी जगह पर निजी क्षेत्र के अंदर जहां पर ज़्यादा है। तो वो मजदूर कानून के में जो समय से बदलाव ना करने के कारण, अपडेशन ना करने के कारण वो आउटडेटेड हो गया जी। तो ट्रेड यूनियंस इस बात की मांग कर रही थी कि इस प्रकार के जो कानून हैं उनको अपडेट किया जाए जी। अभी सरकार सो कॉल्ड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की भी मालिकों को, इन्वेस्टर्स को सुगमता हो, सरलता हो अपना काम करने में, उस नाम पे सरकार लाई है ये, तो हम तो उससे सहमत हैं नहीं जी। और दरअसल में जो पुराने मैकेनिज्म थे जहाँ पर मजदूर की सुनवाई हो भी जाती थी, हमारा कहना साफ है कि नए कानूनों में सुनवाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे अगर मिनिमम वेजेस के इंस्पेक्टर्स होते थे, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स होते थे, उनको बाकायदा प्रोसिक्यूशन की, चालान की पावर्स थी जी। नए कानून में उनकी पोस्ट ही खत्म कर दी है। अच्छा, लेबर इंस्पेक्टर अब होंगे ही नहीं, अब नहीं होंगे, अब फैसिलिटेटर बोल दिया, मध्यस्थ अधिकारी होगा। अच्छा, तो मध्यस्थ अधिकारी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूर का कोई पक्ष है
और उसकी कोई समस्या है तो आप अपना जो भी ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि या फिर मजदूर अपनी तरफ से कोई शिकायत लगाएगा तो बुला तो लेगा वो उसको, मगर अगर वो ना माने तो उस अधिकारी को ये पावर नहीं है कि उसके ऊपर दंडात्मक कोई कार्रवाई कर पाए। अच्छा, तो फिर वो मालिक या कॉन्ट्रैक्टर जो कानून का वायलेशन कर रहा होगा तो वो कैसे, उसके ऊपर तो कोई दबाव रहा नहीं जी। तो इससे और ज़्यादा अनार्किज्म फैलेगा और अराजकता फैलेगी। तो इस प्रकार से हमारा मानना है कि डायल्यूशन कर दिया गया है। इंस्पेक्टर की पोस्ट खत्म है, जांच करने वाले अधिकारियों की पोस्ट खत्म है, बल्कि मैं कल सुन रहा था कि लेबर कोर्ट्स भी ये अबॉलिश करने वाले हैं। तो फिर विवाद का हल कहाँ पर होगा? विवादों का जो मजदूर और मालिक के बीच में विवाद होंगे वो कहाँ, कौन अधिकारी हल करेगा? इन्हीं में से किन्हीं एक लेबर कोड कानून के अंदर एक प्रावधान ये भी है कि जो पहले 100 मजदूरों की सीमा होती थी कि यदि किसी एंटरप्राइज में 100 मजदूर है उससे ऊपर है तो वहाँ पे फिर प्रोविडेंट फंड देना और बाकी चीज़ें, हायर एंड फायर का जो कानून था वो लागू होता था, वो अब 300 से ऊपर पे लागू हो गया है। जबकि देश भर में अधिकतर तो ऐसी इकाइयाँ हैं जहाँ पे शायद 10 से 15 या 20 ही, बहुत सारी छोटी छोटी जो हम लघु और सूक्ष्म उद्योग बोलते हैं या मध्यम स्तर के भी उद्योग बोलते हैं, उनमें 100 के नंबर में भी पक्के मजदूर नहीं है जो पक्की नौकरियों में है, क्योंकि बहुत सारे मजदूर तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो इसमें मेरे दो सवाल थे कि क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे मजदूर अगर किसी इकाई में काम कर रहे हैं, ये उस पुराने कानून में वो 100 में गिने जाते थे उस 100 को काउंट करने के लिए, और अब क्या नए कानूनों के अंतर्गत 300 में ये कॉन्ट्रैक्ट वाले मजदूर भी गिने जाएंगे या केवल पक्के मजदूर ही गिने जाएंगे, और इसका प्रभाव क्या होगा? इसमें थोड़ा क्लैरिटी की जरूरत है। अच्छा। स्पष्टता ये है कि वो कारखाना बंदी से संबंधित प्रावधान था जी। पहले ये था कि सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी जी। 100 या 100 से अधिक हैं जी। मजदूर तो अनुमति लेकर के ही क्लोजर किया जाता था, उसको कारखाना बंदी बोलते थे। अभी उस जो फिगर है उसको बढ़ा के कर दिया 300 जी। तो हमारा ट्रेड यूनियंस का कहना क्या है कि इसी से लगभग 75 से 80% जो कारखाने हैं इस कानून के कारण ही बाहर हो जाते हैं जी। इसका मतलब है कि 300 से कम जितने भी मजदूरों के कारखाने हैं वो मालिकान कभी भी कारखाना बंद कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उनको सरकार से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो आपने ESI PF ये सब की बात की, जो मौजूदा प्रावधान था वो 20 था जी, कि ESI में PF और ESI के लिए 20 ESI PF के लिए 20 था, EPF के लिए और ESI के लिए 10 था जी। और जहाँ पर 5 किलोवाट या उससे अधिक का बिजली का उपयोग है वहाँ 5 मजदूर भी हैं कारखाने में, तो उसमें ESI लागू थी। अभी क्या इन्होंने किया है, एक तो हमारी क्या इसमें डिमांड थी, हम ये कहते थे जो अभी आप बात बोल रहे थे कि एक मजदूर भी हो उसको कवरेज होनी चाहिए, ESI हो PF हो उसको कवरेज मिलनी चाहिए। दूसरा जो एक और बड़ा फॉल आउट है कि पहले हर कॉन्ट्रैक्टर को जो अपने नीचे एम्प्लॉयज़ को रखता था 20 या 20 से अधिक अगर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में एम्प्लॉयज़ होते तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था लेबर डिपार्टमेंट से। अच्छा। अभी उस सीमा को बढ़ा करके 50 कर दिया। इसका मतलब है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स, ऐसे ठेकेदार जिनके पास 45 मजदूर हैं, 40 मजदूर हैं, 20 मजदूर हैं, 30 मजदूर हैं, उनके ऊपर कोई जांच नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। तो हमारा कहना ये, सरकार बजाय रेगुलेट करने के चीज़ों को अनार्किज्म की तरफ धकेल रही है, अराजकता की तरफ धकेल रही है सरकार जी। तो ये प्रावधान गलत है। जैसे फैक्ट्री के अंदर पहले क्या था कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर जाकर के जैसे सुरक्षा के इंतजाम होते थे, आपने सुना होगा बहुत सारे कारखानों में आग लग जाती है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के जो कानून थे, तो उसमें जो है पहले प्रावधान थे, फैक्ट्री इंस्पेक्टर जाकर के चेकिंग भी कर सकते थे और बाकायदा जाकर के जो भी कमियां होती थी बता सकते थे। अब नहीं मानेंगे तो हैवी चालान भी होते थे, 50,000 लाख इतना कुछ। अभी नए कानूनों के अंदर है ही नहीं, उसकी सीमा ही बढ़ा दी है जी, फैक्ट्री की डेफिनेशन ही बढ़ा दी। तो फिर इसका मतलब है कि जो और हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ हैं या जहाँ पर मान लीजिए कि मापदंड को नहीं माना जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, तो वहाँ तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर प्रवेश ही नहीं कर सकता अब नए कानून के तहत। और ये सब सरकार कर रही है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर। जी, कहते हैं ना इंस्पेक्टर राज से मुक्ति। जी जी जी। तो मुक्ति का उसका मतलब आउटकम क्या हो रहा है? आउटकम हो रहा है कि आप ज़्यादा उनको नियम के तहत बांध पा रहे हो या फिर अराजकता की तरफ धकेल रहे हो। ट्रेड यूनियन ये कहती हैं कि सरकार इस प्रकार से जो सो कॉल्ड लिबरल हो रही है मालिकों के प्रति, उससे अराजकता और बढ़ेगी श्रम के क्षेत्र में। जी, जो पक्के नियमित मजदूर हैं किसी भी इकाई में, किसी कारखाने में, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर हैं जो पिछले कुछ दशकों में कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बहुत बढ़ा है भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में। तो अगर हम एक उदाहरण के लिए लें कि जैसे मान लीजिए 20 पक्के मजदूर हैं और 50 कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर हैं, तो वो जो PF के लिए 20 की संख्या, 100 की संख्या पहले के कानून में और अब 300 की संख्या कारखाने बंदी के लिए, इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर भी गिने जाते हैं उस फिगर को टेक्निकली काउंट करने के लिए, या उस आंकड़े को टेक्निकली काउंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के मजदूरों को नहीं गिना जाता था, सिर्फ पक्के मजदूरों को ही गिना जाता था? इसके बारे में क्या? जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है ना जी,
वो अगर उसके अपने मस्टर रोल के ऊपर, मस्टर रोल बोला जाता है, जी जी मस्टर रोल पे जितने कर्मचारी हैं 20 या 20 से अधिक, तो जी। उसको ESI PF सोशल सिक्योरिटी लागू करनी होगी। जी अगर उसी संस्थान के अंदर कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास में 50 मजदूर हैं, जी तो एज वो भी तो एक मालिक है ना, जी कॉन्ट्रैक्टर भी एक मालिक है, जी। तो उसके ऊपर भी एक्ट उसी तरह से लागू होता है जैसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे होता है। ओके, लेकिन वो जिम्मेदारी- 50 मजदूर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अंडर की जिम्मेदारी में नहीं गिने जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी में आएंगे। जिम्मेदारी में गिने जाएंगे। अच्छा। बता रहा हूँ आपको, जी वो कोई भी अगर कानूनी प्रावधान को लागू नहीं करता कॉन्ट्रैक्टर, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लायबल है पुराने अच्छा। कानूनों के अधीन। जी पुराने कानूनों को आप देखेंगे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आप पढ़ लीजिए, जी जो भी कानूनन सुविधा कॉन्ट्रैक्टर को लागू करनी चाहिए, जैसे वेजेस का इम्प्लीमेंटेशन है, उसका डिसबर्समेंट है कि 7 तारीख तक पेमेंट करना है, 10 तारीख तक पेमेंट करना है, जो मिनिमम स्टैट्यूटरी चीज़ें हैं, वेजेस है, ESI है, PF है, अगर वो लागू नहीं करेगा तो फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी उसमें जो है दोषी माना जाता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बच जाते हैं। जी तो अभी के मैंने आपको बता दिया कि जब एक कॉन्ट्रैक्टर अभी के कानून में 50 लोग रखने तक जो है 49 लोग रखने तक लाइसेंस ही नहीं उसको ज़रूरत है, तो वो ऑन रिकॉर्ड 10 दिखा रहा है, 15 दिखा रहा है या 49 दिखा रहा है, इस चीज़ को जांचेगा कौन? जी तो वो तो जो बना के दे देगा अपना मस्टर रोल कॉन्ट्रैक्टर, जी सरकार को तो उसी को मानना पड़ेगा। सरकार के पास तो, सरकार या सरकार के जो श्रम विभाग हैं उनके पास तो पावर नहीं रही ना कि उसके कारखाने में छापा मार करके जो चेक कर पाए कि वो एक्चुअल में 15 है जो उसने लिख के भेजा है या 49 लोग काम कर रहे हैं। जी। और पुराने कानून में साफ था कि कोई भी अगर वायलेशन कॉन्ट्रैक्टर करता है उसमें लायबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भी है। जी नए कानून में उसको छोड़ दिया, बरी कर दिया। जी